साल 1972 की है। उत्तर प्रदेश के सुदूर इलाके में बसा रामपुर गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन सूरज ढलते ही यहां की फिजा बदल जाती थी। माधव एक पढ़ा लिखा नई सोच वाला नौजवान था। उसकी छोटी बहन सुभद्रा की शादी अगले महीने तय हुई थी। शादी के निमंत्रण पत्र छपकर आ गए थे और माधव को पास के शहर चंदनपुर में अपने खास रिश्तेदारों को कार्ड देने जाना था। सुबह के समय जब माधव अपनी पुरानी साइकिल साफ कर रहा था, तभी उसकी मां सुशीला बाहर आईं। उनके चेहरे पर अजीब सी चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने माधव से बड़े गंभीर स्वर में कहा, देख बेटा, तू शहर जा रहा है तो जा, लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध ले। सूरज ढलने से पहले गांव की सीमा में दाखिल हो जाना बेटा। आजकल सावन के बाद की रातें भारी होती हैं और तू तो जानता ही है कि गांव के मुहाने पर जो पुराना पीपल है वो कैसा है। उसकी कितनी कहानियां गांव वालों के मुंह से सुनी हुई हैं। उसका रास्ता रात के समय ठीक नहीं है मेरे लाल। माधव हंसते हुए बोला, अरे माँ, आप भी ना पुराने जमाने की बातों में फंसी रहती हैं। अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूं और मेरे पास मेरी नई टॉर्च भी है। डरने की कोई बात नहीं है। और वैसे भी चंदनपुर कोई बहुत दूर थोड़ी ना है माँ। आप चिंता मत करो, मैं अंधेरा होने से पहले ही लौट आऊंगा। अब खुश? बेटा, जवानी का जोश अपनी जगह है, लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिनसे सामना न करना ही बेहतर है। याद रखना, अगर देर हो जाए तो शहर में ही रुक जाना, लेकिन रात के सन्नाटे में उस पीपल और पुराने कुएं वाले रास्ते से मत आना। माधव ने अनमने ढंग से सिर हिलाया, मां का आशीर्वाद लिया और साइकिल पर सवार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। उसे क्या पता था कि मां की ये चेतावनी उसके जीवन की सबसे भयानक रात का संकेत थी। शहर में रिश्तेदारों के यहां खातिरदारी और गपशप ने वक्त का पता ही नहीं चला। माधव ने सोचा था कि वो दोपहर तक निकल जाएगा, लेकिन रात के 8 बज गए। बेटा, अब इतनी रात को कहां जाओगे? आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह निकल जाना। नहीं काका, मां मेरी राह देख रही होगी। घर नहीं पहुंचा तो वो रात भर सोएगी नहीं। आप परेशान मत होइए, मैं चला जाऊंगा। 2-3 घंटे का ही तो रास्ता है। जब वो शहर से बाहर निकला तो आसमान में काले बादल गिरने लगे थे और रास्तों पर मीलों तक कोई रोशनी नहीं थी। अचानक रास्ते में साइकिल का टायर पंचर हो गया, जिसे ठीक कराने में 2 घंटे और बर्बाद हो गए। जब माधव ने रामपुर की सीमा की ओर रुख किया, तब तक रात के 12 बज चुके थे। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था और सन्नाटा ऐसा था कि साइकिल के पैडल की आवाज भी किसी धमाके जैसी सुनाई दे रही थी। माधव को अब मां की बात याद आ रही थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। जैसे जैसे वो गांव के करीब पहुंच रहा था, वातावरण में एक अजीब सी भारीपन महसूस होने लगा। कोहरे की वजह से हाथ की टॉर्च की रोशनी भी ज्यादा दूर तक नहीं जा पा रही थी। तभी सामने वो विशालकाय और डरावना पीपल का पेड़ नजर आया। उसकी शाखाएं रात के अंधेरे में ऐसी लग रही थीं जैसे कोई विशाल राक्षस हाथ फैलाए खड़ा हो। माधव अंदर से एकदम डरा हुआ था। उसने मन में सोचा, हे भगवान, कहां फंस गया आज? काका के घर पे ही रुक जाता तो अच्छा था। एक काम करता हूं, जैसे ही वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचूंगा तो साइकिल एकदम तेजी से चलाऊंगा और फटाफट आगे निकल जाऊंगा। उसने साइकिल तेजी से चलानी शुरू कर दी। जैसे ही माधव उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा, अचानक उसकी साइकिल की चेन एक झटके के साथ उतर गई।
साइकिल लड़खड़ाकर रुक गई। माधव का गला सूख गया। हे भगवान, जल्दी भागने के लिए साइकिल तेज चलाई तो ये चेन उतर गई। माधव का कलेजा मुंह तक आ गया था। उसने टॉर्च जलाकर नीचे देखा और चेन चढ़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि उस पीपल के पेड़ का खूनी खेल शुरू हो चुका था। तभी सन्नाटे को चीरते हुए पास के पुराने कुएं से छन छन की आवाज आई। माधव थम गया। उसने सोचा, इतनी रात को इस वीराने में कौन हो सकता है। उसने धीरे से टॉर्च की रोशनी कुएं की मुंडेर की तरफ घुमाई। वहां एक औरत बैठी थी। उसने चटक लाल रंग का रेशमी जोड़ा पहना था, जैसा दुल्हनें पहनती हैं। उसकी पीठ माधव की तरफ थी और वो धीमी आवाज में कुछ गुनगुना रही थी। उसके हाथों की ढेर सारी चूड़ियां आपस में टकराकर एक मदहोश कर देने वाली आवाज पैदा कर रही थीं। कौन है? इतनी रात को यहां क्या कर रही हो बहन? वो औरत धीरे से खड़ी हुई। वो अभी भी मुड़ी नहीं थी। उसकी आवाज एक गहरी गूंज के साथ निकली, जैसे वो किसी खाली कुएं के अंदर से बोल रही हो। मेरा सोने का हार कुएं में गिर गया है। माधव, माधव, क्या तुम उसे निकाल दोगे? माधव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा, इसे मेरा नाम कैसे पता? उसने गौर से देखा तो वो औरत जमीन पर खड़ी नहीं थी, बल्कि मिट्टी से 2-3 इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। माधव समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है। उसने अपनी साइकिल वहीं छोड़ी और अपनी जान बचाकर गांव की दिशा में सरपट भागा। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ रहा था। लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि वो औरत उसके ठीक पीछे तैर रही है। अचानक उसके कान के पास वही गूंजती हुई आवाज आई। हार ले जा माधव, बिना हार के दुल्हन कैसी? माधव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे याद था कि गांव के बुजुर्ग कहते थे, पीपल वाली रूह को अगर देख लिया तो वो घर तक आती है। वो भागते भागते हाँफ रहा था। फेफड़े फटने को थे। पीछे से पायल की आवाज तेज होती जा रही थी। जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसने जोर जोर से किवाड़ पीटना शुरू किया। माँ, 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 दरवाजा खोलो। माँ! सुशीला जाग रही थी। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला, माधव अंदर गिर पड़ा और बदहवास होकर चिल्लाया, दरवाजा बंद करो, जल्दी! मां ने तुरंत सांकल चढ़ा दी। बाहर से दरवाजे पर एक जोरदार खरोंच की आवाज आई, जैसे किसी ने अपने नुकीले नाखूनों से लकड़ी को चीरा हो। मां ने स्थिति भांप ली। उन्होंने तुरंत घर के कोने में रखे कलश से गंगा जल निकाला और पूरे घर में छिड़काव शुरू किया। उन्होंने माधव को सहारा देकर उठाया और अपने पास बिठाया। मैंने कहा था ना माधव, उस पेड़ के पास मत रुकना। मैंने मना किया था ना। उन्होंने माधव के हाथ में हनुमान चालीसा थमाई और उसे जोर जोर से पढ़ने को कहा। जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक, उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा। मां, मां, वो छत पर है। बाहर का नजारा भयानक था। घर की खपरेल वाली छत पर किसी के भारी कदमों से चलने की आवाज आ रही थी।
रात भर वो रूह माधव का नाम पुकारती रही। कभी वो उसकी बहन की आवाज निकालती तो कभी किसी रोते हुए बच्चे की। लेकिन मां ने सख्त हिदायत दी थी कि कोई भी खिड़की या दरवाजा सुबह के उजाले से पहले मत खोलना। सुबह जब सूरज की पहली किरण ने कोहरे को चीरा तो बाहर का शोर शांत हो गया। गांव के लोग जब पीपल के पेड़ के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि माधव की साइकिल वहीं पड़ी थी। लेकिन जो नजारा उन्होंने देखा वो दिल दहला देने वाला था। साइकिल के हैंडल पर लाल रंग की कांच की चूड़ियों का एक गुच्छा लटका हुआ था, जिनमें से ताजा खून टपक रहा था। साइकिल के चारों ओर की मिट्टी काली पड़ चुकी थी, जैसे वहां किसी ने भारी आग जलाई हो। गांव के तांत्रिक को बुलाया गया। उसने बताया कि माधव की जान सिर्फ इसलिए बच गई क्योंकि उसने पीछे मुड़कर उस रूह का चेहरा नहीं देखा था। अगर वो एक बार भी पीछे मुड़ जाता तो वो रूह उसकी आंखों के जरिए उसके शरीर में समा जाती। आज भी रामपुर गांव के उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरने वाले लोग अपनी नजरें नीची रखते हैं। गांव के मुहाने पर अब एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया है, लेकिन लोग आज भी कहते हैं कि सावन की रातों में आज भी एक दुल्हन कुएं के पास बैठकर किसी माधव का इंतजार करती है और उसका नाम पुकारती है। कहीं वो माधव आप तो नहीं?